गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवेंद्र सिंह बिसेन लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज की तरफ से आप सब लोग का आज इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। इस वेबिनार का जैसे नाम खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, पैसिव इन्वेस्टिंग थ्रू ईटीएफ्स, इस टॉपिक के ऊपर हमारी आज परिचर्चा होगी। हम इस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को, इसके फीचर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साथ आज Miss Manisha Pathak हैं। She is head ETF sales North Region from Mirae Asset, and Mr. Umesh Dela, who is ETF head across the nation for Mirae Asset. वो लोग अपनी एक्सपर्टाइज के साथ आज हमें समझाएंगे कि एग्जैक्टली ETFs होता क्या है, why should we opt for ETFs, और ETFs के थ्रू हम पैसिवली कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के दिन में जब हमारी लाइफस्टाइल इतनी बिजी है और हमें इसके साथ साथ अपने डे टू डे एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करते हुए साथ साथ हमें ये भी प्लान करना है कि हम कितने अच्छे तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली प्लान करें, जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट्स एक अच्छे रिटर्न के साथ हमारे पास हमेशा बने रहें। ETF एक ऐसा मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसमें आप पैसिवली इन्वेस्ट कर सकते हैं, साथ ही आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। पैसिव इन्वेस्टिंग इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें आपका बहुत ज्यादा एक्टिव रोल इन्वॉल्व नहीं है कि आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना होगा इसमें, तभी आप कुछ बेनिफिट ले पाएंगे। इन सारी चीजों को डिटेल में समझने के लिए उमेश सर और मनीषा मैम हम लोग को आज असिस्ट करेंगी। आप लोगों को बहुत समय से हम लोग एडवाइस कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, ओवर द फोन कॉल्स सजेस्ट किया है, वेबिनार्स करके सजेस्ट किया है कि ETF में हम कैसे इन्वेस्टमेंट प्लान करें और ETF में हम कैसे इन्वेस्टेड रहें जिससे कि हम लोग अच्छे रिटर्न्स निकाल सकें। सबसे अच्छी बात यह है कि ब्रॉडली ये इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, तो अगर इंडाइसेस के बेसिस पे ये रिटर्न्स हमें दे रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होना होता है। इंडाइसेस खुद बहुत एक्टिवली मैनेज्ड होते हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इंडाइसेस मैनेज्ड होते हैं। मैं सारे इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ब्रॉडर इंडाइसेस की बात छोड़ भी दूं, निफ्टी और बैंक निफ्टी जैसे ब्रॉडर इंडाइसेस की बात अगर छोड़ दूं, निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, तो जितने अदर सेक्टोरियल या स्ट्रैटेजिक इंडाइसेस हैं वो सब भी खुद ब खुद बहुत सिस्टमैटिकली मैनेज्ड होते हैं। तो इन सारे इंडाइसेस में इन्वेस्ट करने का बेस्ट मोड होता है ETFs, कि हम ETF के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बड़े सिस्टमैटिक तरीके से खुद ब खुद मैनेज होते रहते हैं और खुद ब खुद वो परफॉर्मेंस देते रहते हैं। देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू ETFs, और पहले हम जरूर ये समझेंगे कि ETFs वगैरह में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं और एग्जैक्टली ETFs कैसे परफॉर्म करते हैं। विद दिस, लाइक आई वुड बी वेलकमिंग उमेश सर एंड मनीषा मैम in this webinar, or I would be handing over them. They can start presenting their screens and they can start the session. Yeah, thank you. Welcome, sir. Hi, everyone. Thank you so much. Thank you, Shivendra, for setting the tone and to discuss about, giving us opportunity to having me here to discuss about something which is now, as we speak, happening in investment universe, or and the way this new concept, which is ETF, which was there earlier also, but now lately, because of government intervention and most of the retail investors has started participating, जिसके काफ़ी रीजंस रहे हैं और वो रीजंस पे हम लोग पहले चर्चा करेंगे। आई एज्यूम काफ़ी लोगों को आपको पता होगा व्हाट इज ETF, हाउ इट वर्क्स, बट उसके अलावा आई जस्ट वुड लाइक टू टच अपॉन कि एक्चुअली ये ETF कैसे काम करता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ETF एंड एन नॉर्मल म्यूचुअल फंड, और इसके क्या फ़ायदे हैं और वो फ़ायदे कैसे आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न एनहेंसमेंट एज वेल एज आपके ओवरऑल जो कॉस्ट स्ट्रक्चर होता है आपके पोर्टफोलियो का, उसको कैसे कम कर सकता है। सो विद दैट आई विल स्टार्ट। So I'll start with this. So what has happened? So the way we will talk today would be around what is ETF. This is the contents which we are going to discuss. The ETF industry trends in India, जो कि बहुत important है understand करने के लिए how it works, and obviously we have some products on ETF side. So we'll talk about that. So quickly let's talk about what is ETF. So ETF is what? ETF is nothing. It's basically two investment ideas which we are putting together. Like mutual fund is something which gives you a professional way of managing your investment, and stock is something which gives a
फ्रीडम, जहाँ पे आप अपने स्टॉक को डे में, इंट्राडे में और जब चाहें तब आप ट्रेड कर सकते हैं, आप मार्केट मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं, वो फ्रीडम आपको स्टॉक में होता है। और म्यूचुअल फंड में आपको वही इन्वेस्टमेंट को प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, जो कि प्रोफेशनल्स के द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको मेंटेन किया जाता है। ETF is something which is basically a combination of both of these two things. It gives you tradability during the day. You can trade the ETF the way you trade stocks. Also इसमें आपको professional management मिलता है, because there are also index creators, there is research, there are people behind the ETF who manage the ETF so that the things should fall in place the way they want. So basically it's a combination of mutual fund and stock investing. So there are few similarities, there are few differences also between ETF and mutual funds. So हमने कुछ यहाँ पे लिखने की कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने के लिए। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, ये सिमिलैरिटी म्यूचुअल फंड और ETF दोनों में होती है, बिकॉज जब हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, वहां पे आप जब म्यूचुअल फंड किसी भी स्टॉक, किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीदते हैं, जैसे लार्ज कैप या मल्टी कैप या लार्ज एंड मिड कैप, तो आपको उस पर्टिकुलर इंडेक्स में से 30, 40, 50, 60 जितने भी स्टॉक्स वो फंड मैनेजर का जो एक उस पर थॉट होता है, उसके हिसाब से वो उतने स्टॉक्स उस पोर्टफोलियो में लेते हैं। सिमिलरली ETF के अंदर सपोज अगर आप निफ्टी 50 का ETF लेके आते हो, इट मीन्स वो ETF जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा, उसको मिरर करेगा। तो निफ्टी 50 के अंदर जितने भी स्टॉक, जो 50 स्टॉक्स जिस परसेंटेज एलोकेशन में होंगे, जो उनका वेटेज रहेगा उस इंडेक्स में, सिमिलरली वो सेम वेटेज जो है वो आपका ETF भी रेप्लिकेट करेगा। तो द डाइवर्सिफिकेशन समथिंग जो आपको दोनों जगह सिमिलर मिलती है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एज आई सेड, फंड मैनेजर्स आर इन्वॉल्वड इन ETF also, and fund managers and the research is involved in mutual fund also. So both are professionally managed. एंड इट कैन बी अ ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटेजी, सेक्टर और थीम बेस्ड। बिकॉज क्या होता है, जैसे कि काफी सारे ETFs में ग्लोबल आपको एक्सपोजर मिलता है, काफी ETFs आपके स्मार्ट बीटा होते हैं, थीम बेस्ड होते हैं, सेक्टर बेस्ड होते हैं, सिमिलरली द वे हम लोग म्यूचुअल फंड में देखते हैं। तो बेसिकली दिस इज अ प्रोडक्ट विच कैन गिव यू मोर एक्सपोजर टू अ मोर डाइवर्सिफाइड एज वेल एज सेक्टर एंड थीम स्पेसिफिक आइडियाज द वे यू गेट इन म्यूचुअल फंड। ये सिमिलैरिटीज है। डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है जिसकी वजह से ग्लोबली ETF बहुत ही पसंद किया जाता है, उसका कारण है लो कॉस्ट। आपको जो ETF, जो अगर निफ्टी 50 ETF की बात करूं, वो आपको मतलब नॉर्मल अगर आप एक म्यूचुअल फंड लेते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अगर आप लेते हैं, उसका एक्सपेंस होता है 2-2.25% के आसपास का। यहाँ पे आपको ETF मिलता है, निफ्टी 50 का ETF मिलता है 7 बेसिस पॉइंट, 7 बेसिस पॉइंट में आपको वो एक पूरे इंडेक्स का एक्सपोजर मिलता है। ऑब्वियसली ट्रेड्स ऑन एक्सचेंज, द वे आप स्टॉक को ट्रेड करते हैं, वैसे सिमिलरली आप एक्सचेंज पे ETF को भी ट्रेड कर सकते हैं। आप मार्केट मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि मार्केट ठीक है, यू वांट टू एग्जिट, आप इंट्राडे ट्रेड भी कर सकते हैं, एक ही दिन में बाय करके यू कैन सेल इट ऑल्सो। So that is also something which can be done. Obviously, it replicates the benchmark. जब भी हम एज ए इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को जाते हैं, we always talk about two things: either beat the benchmark और मीट द बेंचमार्क। सो जो मीट द बेंचमार्क वाला जो कंसेप्ट है, वो लॉजिक जो है वो ETF आपका फुलफिल करता है। बिकॉज आप जब एक ETF खरीदते हो, आप बेसिकली उस अंडरलाइंग इंडेक्स को खरीद रहे हो सिमिलर प्रोपोर्शन में, कि आपको एक्चुअली बीटा एक्सपोजर मिलता है। जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, वी ऑलवेज रन बिहाइंड अल्फा, बट उस रेस में हम लोग बीटा भूल जाते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पोर्टफोलियो। सो बाय गोइंग इनटू थ्रू ETFs you get that beta exposure also. So that is also obviously the transparency, portfolio transparency is more transparent than MF, because वो किसी भी इंडेक्स का जो वेटेज होता है स्टॉक्स का, वो आप उस इंडेक्स पे जाके देख सकते हैं। अगर आप निफ्टी 50 का एक्सपोजर देखना है, तो आप NSE पे जाके यू कैन चेक कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक का कितना परसेंट एलोकेशन है। So it's a more, you can say, transparent way of talking about portfolios and all. Now the question comes, ठीक है ETF ऐसे बनता है, it's a basically replication of the index, but इसमें ट्रेड कैसे होता है? जब हम ETF में ट्रेड की बात करते हैं, देयर आर टू वेज टू ट्रेड इनटू ETF. द वन वे इज लाइक यू आर एन HNI और अल्ट्रा HNI और यू वांट टू बाय से इन लॉट साइज। अब लॉट साइज क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि जो इंडेक्स होता है, सपोज अगर निफ्टी 50 की मैं बात करता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस, निफ्टी 50 में से इंडेक्स के अंदर NSE निफ्टी 50 इंडेक्स में रिलायंस 10% है, HDFC 8% है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो जो ETF का एक यूनिट बनेगा, उसमें भी रिलायंस का 10% एक्सपोजर होगा, HDFC 8% होगा, सिमिलर वेटेज होगा, और एक उसका रेप्लिका बन जाएगा। अब उस यूनिट को एक मार्केट मेकर होता है, जो कि बेसिकली AMC, जो कि यूनिट क्रिएट करता है, और मार्केट जहां पे आप ट्रेड करते हो उसके बीच की पार्टी होता है। उसका काम होता है
टू प्रोवाइड कांस्टेंट लिक्विडिटी ऑन द मार्केट। जब जब इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर आप या मैं बाय या सेल करना चाहें यूनिट को, तो वहां पे मार्केट मेकर ये मेक श्योर करता है कि आपका मार्केट के अंदर जितने भी यूनिट्स का बाय और सेल का ऑर्डर है उन सबको एग्जीक्यूट करे, सो दैट इन्वेस्टर को इजीली बाइंग एंड सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ट्रांजैक्ट ऑन एक्सचेंज, दिस इज बेसिकली एज गुड एज जैसे आप नॉर्मल एक स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं। आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, आप अपने ब्रोकर के पास जाते हैं, लक्ष्मी श्री के पास आते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे मेरे एसेट निफ्टी 50 के 10 ETF खरीदने हैं, 10 यूनिट, तो वो आपके नाम से ऑर्डर प्लेस कर देंगे एंड सिमिलरली मार्केट मेकर वो ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देगा और आपके अकाउंट में T+2 में यूनिट्स आपको क्रेडिट हो जाएंगी, जैसे आपको स्टॉक्स क्रेडिट होते हैं। जो दूसरा वे है राइट साइड में, वो HNIs के लिए है, बेसिकली बास्केट साइज। जब आप AMC से खरीदते हैं डायरेक्टली, आप चाहते हैं कि मुझे AMC के थ्रू जाना है, एक्सचेंज में नहीं आना, तो आपको एक बास्केट खरीदनी पड़ती है। जैसे निफ्टी 50 के केस में 50,000 यूनिट्स आपको खरीदनी पड़ेंगी, यानी अराउंड, अगर आपके पास 75 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट करने का आपका वन गो में मूड है और आप चाहते हो कि आपको सीधा AMC से खरीदना है, तो आपको 75 लाख रुपए का लॉट एक बार में खरीदना पड़ेगा। उस केस में AMC आपको डायरेक्टली दे सकती है, लेकिन अगर उस अमाउंट का आप एक्सचेंज में भी खरीदना चाहें, वो भी खरीद सकते हैं। डिफरेंस दोनों में कोई बहुत ज्यादा नहीं है, जस्ट दैट एक और वे है कि अगर आपको डायरेक्ट AMC से खरीदना है तो दिस इज द वे आउट। नाउ ये हो गया बेसिक ETFs, मैंने थोड़ा सा ही डिस्कस किया बिकॉज मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको ETF का बेसिक आइडिया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स। अब हम ETF की, आज हम यहाँ बैठ के ETF की बात क्यों कर रहे हैं? ETF की बात 2014 से पहले भी थी, बट लेकिन उससे पहले ETF वाज नोन ओनली फॉर गोल्ड ETF, क्योंकि उससे पहले ETF का मतलब लोग खरीदते थे तो गोल्ड खरीदते थे। लेकिन 2014 के बजट में गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि EPFO जो हमारा PF ट्रस्ट है, वो ETF के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट भी अपना जो डिसइन्वेस्टमेंट जो प्लान जो कर रहे हैं, दे विल एक्सप्लोर द ETF रूट ऑल्सो, जिसमें CPSE, भारत बॉन्ड, वो सब बाद में आपने देखा। उस वजह से धीरे धीरे रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल अवेयरनेस अबाउट ETF बढ़ने लगा। एक ग्राफ आपके सामने है जो कि आप देख सकते हो, विच शोज दैट मार्च 2014 में जहां से 11,000 करोड़ का AUM था, आज मार्च 2021 यानी 7 साल के अंदर वो AUM बढ़ के 2,90,000 करोड़ हो गया है। अगर इसमें से मैं EPFO, भारत बॉन्ड, ये सब भी निकाल दूं, तो भी कुछ 80,000 करोड़ का AUM है, जो रिटेल इन्वेस्टर लाइक आप, हम और जो भी कुछ अल्ट्रा HNIs होते हैं, उन सबका इन्वेस्टमेंट है। राइट साइड में आप देखेंगे जो एक्सपोजर है, इक्विटी एक्सपोजर, यानी जो ओवरऑल इक्विटी म्यूचुअल फंड है इंडस्ट्री के अंदर, उसका परसेंटेज ETF जो है वो दिसंबर 2014 में 4% एक्सपोजर होता था। आज की डेट में जितने भी इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड इंडियन मार्केट में है, उसका 30% एक्सपोजर जो है वो ETF है, एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का जो ट्रेंड है, इन्वेस्टमेंट का जो ट्रेंड है, वो आपका ETF या पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम, जो सबसे महत्वपूर्ण जो इश्यू था या पॉइंट था, वो है लो कॉस्ट, विच इज लाइक काफी सस्ता आपको पड़ता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है आपका परफॉर्मेंस। देखिए इंडिया क्या है, इंडिया को हम लोग जानते हैं, हम ही नहीं, इवन FI भी जानता है, एज एन अल्फा ड्रिवन कंट्री। मींस इंडिया एज ए कंट्री जहां पे आपको अल्फा मिलेगा, जो पिछले 20-25 सालों से एज ए इन्वेस्टर हम लोगों ने काफी एनकैश किया है, और इवन FIs ने भी किया। लेकिन लेटली क्या हो गया है, वो जो अल्फा जो हम देखते आ रहे हैं, वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। वो श्रिंक क्यों हो रहा है? बिकॉज दे मे बी मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एंटरिंग, मे बी मार्केट्स आर बिकमिंग मोर एफिशिएंट। इसकी वजह से भी वो जो आपको एक एडिशनल अल्फा दिखता था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री में जाइए, वहां आपको इतना अल्फा नहीं मिलेगा। यहाँ हम लोगों को 12% रिटर्न भी कम लगता है, लेकिन अगर आर कंपनी इज फ्रॉम कोरिया, कोरिया में जब somebody gets 4% रिटर्न, ही इज टॉप ऑफ द क्लाउड, लाइक, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छा रिटर्न आ गया, क्योंकि वहां उस तरीके की रिटर्न नहीं आते। इंडिया में अभी हम लोग ब्लेस्ड थे अभी तक। ये चार्ट अगर आप देखें 2001 से लेकर के 2020 तक का, हमने लार्ज कैप फंड्स का एडिशनल अल्फा पे एक रिसर्च किया, जो अगर आप देखेंगे कि 2001 के अंदर -5% था, वो अल्फा धीरे धीरे बढ़ने लगा। जो एवरेज दो पिछले 10 साल, यानी 2001 से 2010 का जो एवरेज अल्फा की मैं बात कर रहा हूँ, इंडेक्स के ऊपर जो एडिशनल रिटर्न दिया म्यूचुअल फंड्स ने, वो 6.6% एडिशनल था, विच इज अ गुड थिंग। इसीलिए लोग, इन्वेस्टर्स जो थे, वो म्यूचुअल फंड को प्रेफर करते थे। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल, विच इज 2011 से 2020, वो जो एडिशनल अल्फा जो 6.6% ओवर एंड अबव द इंडेक्स का रिटर्न आता था, वो -0.01 है। इट मीन्स कि ऑन एन एवरेज पिछले 10 साल में लार्ज कैप फंड जो है वो इंडेक्स को बीट नहीं कर पाए।
एंड प्लीज कीप इन माइंड ये वो फंड है जो आपसे 1.5-2% जो भी एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया होगा। देन इन्वेस्टर हैज ऑल द राइट्स टू थिंक कि अगर मैं इतना एक्सपेंस रेशियो भी दे रहा हूँ और एक तरीके से मैनेजमेंट फी दे रहा हूँ और उसके बाद अगर मुझे जो डिजायर्ड अल्फा है वो नहीं मिलता है, देन आई हैव ऑल द ऑप्शन टू लुक फॉर समथिंग जहां मुझे पैसिव अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। अगेन वी आर नॉट सेइंग कि यहाँ इंडिया में एक्टिव म्यूचुअल फंड नहीं चलेगा। वी आर सेइंग कि ये टाइम है जहां पे आपको धीरे धीरे पैसिव जो है वो आपके पोर्टफोलियो में आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे। दिस विल हेल्प। लाइक इफ यू लुक एट हियर, निफ्टी 50 पिछले एक साल में कुछ 74% लार्ज कैप फंड्स को आउट परफॉर्म किया, यानी कि 74% लार्ज कैप फंड ऐसे हैं इंडिया में जो पिछले एक साल में निफ्टी 50 बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए। 3 साल में वो नंबर बढ़ के 92% है, और वो अगर आप एवरेज देखेंगे आपके राइट साइड में तो 4%, मतलब 92% फंड ऐसे हैं लार्ज कैप फंड जो निफ्टी 50 को 4% मार्जिन से अंडर परफॉर्म किया है। एंड दैट इज अ ह्यूज नंबर, बिग नंबर। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रीबैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट एंड टू लुक एट वट एवर प्रोडक्ट्स यू हैव चोजन, वो आपके पोर्टफोलियो को या आपकी जो गोल, जिस गोल के साथ आपने इन्वेस्टमेंट किया था, क्या वो उसको उसकी तरफ आपको लेके जा रहे हैं कि नहीं। वहां पे लक्ष्मी श्री जैसे एडवाइजर्स आपको हेल्प कर सकते हैं एंड दे कैन गिव यू द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ रीबैलेंसिंग एंड ऑल। सो दैट इज अनदर रीजन आई वुड से, जिसकी वजह से लार्ज कैप के ऊपर थोड़ा सा अभी, ईटीएफ के ऊपर थोड़ा सा अभी फोकस जो है वो इन्वेस्टर्स का, रिटेल इन्वेस्ट या आपका एचएनआई, अल्ट्रा एचएनआई इन्वेस्टर्स का बढ़ने लगा। इसका एक और डेटा पॉइंट है, जस्ट टू क्विकली टेल यू, पिछले एक साल में मार्च 2020 के अंदर जो इंडिया के अंदर जो डीमेट अकाउंट्स थे वो 4 करोड़ थे, जो कि पिछले 9 महीने यानी मार्च 2020 से जनवरी 2021 में बढ़ के 5 करोड़ के ऊपर हो गए हैं। पिछले 9 महीने के अंदर अराउंड 40 लाख के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए, विच इज अ नंबर विच शोज दैट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ मिलेनियल इन्वेस्टर्स, द इन्वेस्टर्स जो 1980s के बाद जिनका बर्थ हुआ है, वो सब अभी दे आर मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट समथिंग विच इज मोर टैक्स हेवी, और वहां ETF मेक्स मोर सेंस। दैट इज व्हाई we as an AMC also started thinking of launching something which we already doing globally, इंडिया में हमने अभी शुरू किया। ये हमारा एक स्नैपशॉट है। लाइक अगर हम मिरे एसेट इंडिया की जर्नी की बात करें, राइट नाउ एज वी स्पीक हमारा AUM अराउंड 80,000 करोड़ है। दिस इज अराउंड 88% का लास्ट 5 साल का CAGR ग्रोथ है। अराउंड 32 लाख फोलियोज हैं हमारे पास, और अराउंड 663 करोड़ का हमारा सिप बुक है जो कि मंथली आता है। अदर देन म्यूचुअल फंड वी आर इनटू कैपिटल मार्केट्स विच इज MACM जो कि इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग करता है। वी आर इनटू वेंचर कैपिटल, वी आर इनटू फाइनेंशियल सर्विसेज ऑल्सो, जिसमें हम लोग लैंडिंग करते हैं। ये हमारा इंडिया के अंदर पूरा ग्राफ है कि हम लोग किस, एज ए स्नैपशॉट की मिरे एसेट एज ए ग्रुप वेयर वी स्टैंड फॉर एंड व्हाट ऑल द कंपनीज विच वी हैव इन इंडिया। Now let's talk about कि मेरे एसेट अगर पैसिव की बात कर रहा है कि on what behalf we are talking. So this slide will show you that globally, if you look at, we started our ETF operations globally way back in 2006. 2006 से 2020 तक we are right now present in 10 countries which includes US, Canada, Ireland, Brazil, Colombia, India, Vietnam, Hong Kong, South Korea, Japan. 10 countries we are available in only in passive which is ETF. वी आर मैनेजिंग अराउंड 320 के ऊपर हम लोग ETF मैनेज करते हैं। अराउंड $59 बिलियन का AUM हमारा है। यू कैन सी द ग्रोथ, द काइंड ऑफ ग्रोथ वी हैव अचीव्ड इन लास्ट 3-4 years. इसके नीचे आप देखेंगे कुछ नेम्स मेंशन है, ग्लोबल एक्स, मिरे एसेट, टाइगर ETF, होराइजन ETF। ये सब ETF के ब्रांड्स हैं जो मिरे एसेट ओन करता है ग्लोबली। Like Global X is in USA, Tiger ETF is in Korea and Japan, Horizon ETF is in Canada, Mirae Asset is in Brazil, India and other कंट्री। सो हमारे पास एक बहुत अच्छा डिसेंट एक्सपीरियंस है पिछले अराउंड 14-15 साल का। उसके बेसिस पे हमने 2018 में इंडिया में अपना ETF बिजनेस शुरू किया। जब हम ETF की बात करते हैं सर, मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी विच वाज अबाउट मार्केट मेकर, जो कि आप एडिशनल लेयर ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। वो समझना बहुत जरूरी है जब आप ETF की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप एक स्टॉक को खरीदते या बेचते हैं, तो जब आप बेचने जाते हैं तो सामने एक बायर खड़ा होता है। इट इज लाइक डिमांड एंड सप्लाई। बायर खड़ा होता है, उसका एक कोट होता है, आपका एक कोट होता है, आप अपने कोट डालते हो, वो एग्जीक्यूट हो गया, आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। जिस सिक्योरिटी में जितनी लिक्विडिटी होती है उसमें उतना आपको इजीली ट्रेड होता है। ETF में ऐसा नहीं होता। ETF में क्या होता है, ETF बेसिकली इन्वेस्ट सिक्योरिटीज में ही करता है, लेकिन बिकॉज वो एक यूनिट क्रिएट की गई है म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो उसके लिए एक एडिशनल लिक्विडिटी की जरूरत होती है।
जो मार्केट मेकर बखूबी उस रोल को निभाता है। ग्लोबली मार्केट मेकर और ऑथोराइज पार्टिसिपेंट दो अलग एंटिटीज होती है, बट इंडिया में बिकॉज वी आर वेरी अर्ली स्टेज, तो मार्केट मेकर और ऑथोराइज पार्टिसिपेंट बोथ आर वन थिंग, राइट? एक ही आदमी दोनों काम करता है। सो जैसे कि सपोज यूनिट्स हमने क्रिएट कर दिया, तो मार्केट में रोल होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर खरीदने या बेचने आएगा इंडेक्स के अंदर, वॉट एवर क्वांटिटी ही वांट्स टू सेल और बाय, मार्केट में उसको वो सेम क्वांटिटी प्रोवाइड कराएगा। उसके लिए मार्केट मेकर एक फीस चार्ज करता है जिसको स्प्रेड कहते हैं। जैसे कि टू गिव एन एग्जांपल, सपोज आप अगर डॉलर खरीदने जाते हैं फॉरेक्स में किसी बैंक के पास, डॉलर से अगर 73 रुपीज पे चल रहा है एक्चुअल प्राइस, तो आपको 73 रुपीज 10 पैसे में देगा। वो जो 10 पैसा एडिशनल आपको चार्ज करता है वो उसका स्प्रेड होता है। सिमिलरली वो अगर आप डॉलर बेचने जाओगे तो 73 का डॉलर आपसे लेगा 72 रुपीज 90 पैसा, वो 10 रुपए उसने वहां भी अपना स्प्रेड काट लिया। सिमिलरली ईटीएफ के अंदर भी क्योंकि मार्केट मेकर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वो एक स्प्रेड चार्ज करता है। वो स्प्रेड मार्केट में 30 पैसे से 50 पैसे के बीच में इंडियन म्यूचुअल फंड के, इंडियन ईटीएफ के लिए वेरी करता है। और दूसरी चीज क्या है, इंडिया के अंदर जितने भी मार्केट मेकर है वो एक थर्ड पार्टी है। तो जब हमने 2018 में अपना यहाँ स्टार्ट किया, जो भी हमारे ईटीएफ का जो काम शुरू किया, उसके अंदर सबसे पहले हमने किया कि हमने अपना, वी आर द फर्स्ट वन इन इंडिया जिन्होंने अपना मार्केट मेकर स्टैब्लिश किया। जो हमारा जो भी मार्केट मेकर है, जो ऑल द ईटीएफ के लिए हमारा अपना मार्केट मेकर है, उसकी वजह से हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं। हम कोशिश पूरी रखते हैं और हम उस रोल को बखूबी निभाते हैं कि कोई भी इन्वेस्टर जब भी खरीदने और बेचने आए उसको एम्पल लिक्विडिटी मिले। क्योंकि वो मार्केट मेकर मेरा अपना है, तो वो जो स्प्रेड की जो आपसे बात कर रहा हूँ 30 से 50 पैसे का जो स्प्रेड चार्ज होता है, मेरे केस में वो स्प्रेड आपको जीरो होता है। सो दैट स्प्रेड इज ऑल्सो नॉट बीइंग चार्ज टू यू। सो वी आर प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट लिक्विडिटी विद जीरो स्प्रेड, और कोई एडिशनल चार्ज नहीं होता। जो आपका एक्चुअल प्राइस होगा वही आपको एक्सचेंज के ऊपर बाय एंड सेल के अंदर यू कैन गेट। मेरा एक आपसे सजेशन रहेगा, जब भी आप एक्सचेंज पे बाय सेल करें, अनलाइक स्टॉक में आप जो भी प्राइस कोट करते होंगे आप मेरे से अच्छा जानते हैं, लेकिन ईटीएफ के अंदर हमेशा लिमिट प्राइस कोट कीजिए। लिमिट प्राइस कोट करने से होता है कि मार्केट मेकर जो है वो आपको एक्चुअल प्राइस दे पाएगा। जब आप मार्केट प्राइस पे क्लिक कर देते हैं तो कोई भी प्राइस एग्जीक्यूट हो सकती है। दूसरी चीज, डेडिकेटेड ईटीएफ टीम। वी आर द ओनली वन और मे बी अमंग 2 और 3 ईटीएफ प्लेयर्स इन इंडिया जिनका अपना एक डेडिकेटेड ईटीएफ टीम है, विच इंक्लूड्स डीलर, इंक्लूड्स ऑपरेशन टीम, प्रोडक्ट टीम, एवरीथिंग। ये हमने इसलिए क्रिएट किया सो दैट ईटीएफ बीइंग अ लिटिल टेक्निकल सब्जेक्ट, लिटिल टेक्निकल प्रोडक्ट, वी वांट दैट टू बी मोर ट्रांसपेरेंट फॉर इन्वेस्टर्स, और उनको और ईज हो इन टर्म्स ऑफ डूइंग बाइंग एंड सेलिंग ऑन द एक्सचेंज एज वेल एज विद द एएमसी। तो ये कुछ एडवांटेज हैं जो हम लोग कैरी करते हैं एज कंपेयर टू आवर पीयर्स इन द मार्केट। जैसे कि मैंने कहा कि मार्केट मेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केट मेकर की इंपॉर्टेंस का सबसे बड़ा, अगर आप 1 मिनट आपका लूंगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए, ये 2 मार्च का एक चार्ट है जो आपको दिखाता है कि कैसे, जब आपको याद होगा पिछले साल मार्च में जब कोविड का न्यूज आया था और लॉकडाउन हुआ था, तो मार्केट्स काफी बैडली बिहेव किया था। मार्केट वर डूइंग लाइक गोइंग हेवायर एंड काफी करेक्शंस थे, काफी काफी मूवमेंट था। ऑन दोज टाइम्स इफ यू लुक एट, अगर हमने हाईलाइटेड अगर निफ्टी 50 का देखे जो मैंने यहाँ दिखाया है, एक पर्टिकुलर डे पे निफ्टी 50 किसी और तरीके से मूव कर रहा है, बट यहाँ कुछ ईटीएफ्स हैं जिनका मूवमेंट बिल्कुल अलग है, जो होना नहीं चाहिए। बिकॉज मार्केट मेकर का वो काम होता है कि ये मूवमेंट जो है वो इसके पैरेलल हो। सिमिलरली दैट्स वेयर मार्केट मेकर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वो आपको पता लगेगा कोरिलेशन से। यहाँ पे जो एबीसीडी आप देख रहे हैं ये बेसिकली ईटीएफ्स हैं इंडिया के, हमने उनको उनके साइज के हिसाब से रैंक किया है। तो ए इज द लार्जेस्ट ईटीएफ इन निफ्टी 50 इन इंडिया, बी इज द सेकंड लार्जेस्ट, एंड सो एंड सो फोर्थ। सो अगर आप यहाँ कोरिलेशन देखेंगे, so my correlation, मेरे I said Nifty 50's correlation with the index, Nifty 50 index is 1. What it shows that during this turbulent time also मेरा मार्केट मेकर जो था वो कॉन्स्टेंटली लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा था, वो कॉन्स्टेंटली मेक श्योर कर रहा था कि उसकी ईटीएफ की जो प्राइस है वो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके आसपास ही मूव करे, उससे बहुत ज्यादा डेविएट ना हो। बिकॉज ज्यादा डेविएशन होगा तो ट्रैकिंग एरर बढ़ेगा और एक कोरिलेशन उतना ही कम हो जाएगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे ईटीएफ है जिनकी कोरिलेशन काफी कम है, किसी का 32 बेसिस पॉइंट है, किसी का 43 है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू लुक एट कि जब हम ईटीएफ की बात करते हैं तो मार्केट मेकर और ऑथराइज्ड पार्टिसिपेंट plays a very important role in terms of providing liquidity, in terms of making sure that you get a correct price on your investment. So that is all about from my side about the industry trends, the ETF business, how it works, कैसे trade होता है. I think now
Manisha is there. I think I'll hand it over to Manisha. Yes, sir. Manisha ma'am is out here, so obviously she can take the things ahead. Manisha ma'am, we would be looking for your expertise. We'll take the questions maybe towards the end of the session. Yeah. Thank you. Thank you so much, Umesh, and good morning, everyone. Thank you so much for joining, and extremely sorry for joining a little late because of some technical issue. So, with the backdrop, you know what Umesh has just taken through with all the expertise that we have at Mirae Asset Financial Group on the passive side and the pedigree that we have globally. So, I'll just take you through with the products that we have in India. In India, we started our journey, you know, in 2018 with our first product, that is Nifty 50 ETF, and at Mirae Asset, it is our endeavor, to give you the best products, most simple and the most innovative products in our product basket. So as of now, we have four ETF, which is Mirae Asset Nifty 50, Mirae Asset Nifty Next 50, Mirae Asset ESG Sector Leader Index, and Mirae Asset NYC Fan Plus ETF, which is the international offering. And Mirae Asset banking and PSU banking and financial services is one product that we have filed with SEBI और बहुत जल्दी उसका भी हमें approval मिलने वाला है. So we also have the other products in our product category that we would be discussing later. So just to start with, that the first offering that we have, which is Mirae Asset Nifty 50, as Umesh has just shared, all the ETFs, जितने भी ETF होते हैं, वो generally एक underlying index को replicate करते हैं. So the product that we have at Mirae Asset Nifty 50 is replicating the index, which is Nifty 50 index. So basically, Nifty 50 index का जो profile होता है, the profile of Nifty 50 index is that it actually captures the top 50 blue chip companies of the market, and it represents the 65% of the market by free float market cap. In fact, Nifty 15 in last 15 years, Nifty 50 index has given around 11.2% ka total return. Also, Nifty 50, as I said, it's the profile is of top 50 blue chip companies or the large cap companies. तो इसकी वजह से Nifty 50 is the first after the gold ETF, the first index which was created, and जिसमें सबसे ज़्यादा liquidity रहती है, and the large cap companies are there. It's the most liquid index also. So it has a history of wealth creation also in past 20 years. And as Umesh must have mentioned that the जो भी index होते हैं and ETF होते हैं, they are rebalanced on certain horizons, and this ETF is rebalanced every 6 months, and it gives the exposure to the large cap space of overall market space in the industry. Also, the Nifty 50 ETF, it represents the major 14 sectors of the economy. जितने भी हमारी economy के major 14 sectors are, be it banking, IT, crude oil, finance, automobile. So Nifty 50 का जो overall representation होता है on the sectors is of 14 major sectors. And if you'll see in the market also, जितनी भी active large cap mutual fund schemes है, उनके अंदर भी जो representation होता है of these sectors is to the tune of these percentages. Generally on an average, अगर आप देखेंगे banking का जो exposure है in large cap active mutual fund scheme would be around 25%, IT का 15% के आसपास रखता है. But in Nifty 50 also, you get the similar representation of all these 14 important sectors of our economy at a very low cost. I mean, if you will see that, expense ratio, I'm sure Umesh must have mentioned that any active large cap mutual fund scheme in a regular plan has the expense ratio to the tune of 2 to 2.5%, wherein you can get the same exposure of the all large cap companies in a very low cost as compared to the active mutual fund scheme. Like for Mirae Asset Mutual Fund, Mirae Asset Nifty 50 ETF expense ratios at 7 basis point. So this is one reason that it's on a more lower cost. Thirdly, it's a very important part to see that जितनी भी correction market में in last many years have come, especially in 2018 and 11 जब भी major correction आया था, it has always been followed by a bull run in the market. And this graph that you can see, जिसमें हमने 10 calendar years का performance लिया है of Nifty 50, out of 10 calendar years, Nifty 50 index has actually given the return in excess of 15%. So which shows the kind of wealth creation it has given to the people who have been investing in Nifty 50 for last so many years. In the next slide, if you will see, just to give you gist of what we have spoke about the Nifty 50 ETF, it tracks the top 50 blue chip companies, जो भी large companies हैं, and overall जितना भी market AUM है ETF का in the industry, 44% of the AUM is actually captured by Nifty 50 ETF. And on an average, Nifty 50 total return index has given a rolling return of 10.8% in 5 years.
with a horizon of 3 years holding period. Also, as I said, the expense ratio is just 7 basis point, and like Umesh mentioned, that we have our own market maker, so we make sure that you get the ETF with lowest spread on the exchange to buy to invest into Nifty 50 ETF. Also, we are listed on NSE and BSE, and the ticker that we have on NSE is MAN 50 ETF. So that was about Nifty 50, and again, now I would be taking you through the very interesting product that we have and a very exclusive product that we have, which is Mirae Asset ESG Sector Leader Index. And what a better day to speak about it. आज वैसे भी World Environment Day है, so I'm very happy to share about this product, which is very exclusive and close to our heart, because and proudly I can say कि ESG theme के ऊपर we are the first one who have launched ETF in the market. Otherwise ESG कैसा थीम आप बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, what is ESG, ये थीम काफी पॉपुलर होता जा रहा है इंडिया के अंदर. So by ESG, for the benefit of all, we all know that ESG stands for environmental, social and governance. So traditionally क्या होता था, जो traditional philosophy होती थी for investment, people generally used to look at the do the analysis of the stocks and companies basis on the financial parameters like P ratios, their operating margin, their balance sheet, and of course the focus was on profitability. But in recent times, what has happened that sustainable investing, like ESG is one of the form of sustainable investing, जिसके अंदर environmental, social and governance के जो parameters हैं या जो factors हैं, इनका क्या impact आता है financial performance पे companies के, बहुत important होता जा रहा है. So basically ESG is a combination of analysis based on the financial parameters and focus on environmental, social and governance factors जो कि impact करते हैं on the financial performance of any company. In fact, there have been many studies done on ESG, and it shows that how these three factors of environmental, social and governance, it actually impacts the sustainability of any company's financial performance. And any company who has integrated ये तीन parameters जो उन्होंने integrate किए हैं अपने business model में, it has actually given them a high earning growth in future, and of course with a lower business risk. So that's a very important part. And in fact globally ESG is a very important parameter जिसके basis पे लोग investment करते हैं in stock, in companies and in mutual fund schemes, because it has a very positive impact on the financial performance of any company or stock in the market. So here like we are talking about environmental, social and governance, तो जो ये तीन pillars हैं, इनके नीचे क्या parameters हैं basis जिनके ऊपर सारी जो stocks या companies हैं उनको evaluate किया जाता है. For example, environmental में what is the like about the carbon emission, वो company कैसे air pollution या water pollution को manage कर रही है, waste management को manage कर रही है. For example, Indigo, I mean, the airlines हैं, अगर airlines चल रहे हैं तो obviously there will be carbon emission. But that company, how efficiently they are managing those carbon emissions would be the basis on which that company would be evaluated in the company. एनर्जी एफिशिएंसी, जितनी भी माइनिंग कंपनीज हैं या जो कंपनीज जो रॉ मटेरियल यूज करती हैं, कितनी एफिशिएंटली वो रॉ मटेरियल यूज करती हैं इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. On the social factors, the data privacy and the data protection is of prime importance. I mean, if you talk about all the IT companies, उनका core जो होता है वो data होता है. So data privacy, data protection पे कितनी वो company efficiently manage कर रही है, human rights पे how efficient they are. There are manufacturing companies जिनका union बहुत strong होते हैं, तो जितनी भी companies हैं उनका union के साथ कितना strong connection है, how efficiently they are managing the relationship is again a parameter of a social pillar. And in governance also, I mean, which is very important, and globally I think Japan जो है वो सबसे ज़्यादा focus governance पे करते हैं. So governance के अंदर it's like कि आपका जो audit है वो कितना strong है, आपके board में board members कितने strong है और कौन-कौन है, आपका whistleblower policy कितना strong है company का, and corruption के ऊपर कितना ज़्यादा effectively that company is managing. Because अगर आप last I think 5-6 साल के अंदर भी देखेंगे governance के अंदर, you must have heard there's a very big brand of a bank जो कि they got stuck because of some non-financial disclosures की वजह से they caught up. एक NBFC का नाम हमने 2 साल पहले सुना था, which they got caught up because of governance issue. So ये तीन parameters, these pillars and these parameters are becoming of prime importance in combination with the financial performance of any company. So why ESG investing? As I said कि जितने भी risk parameters होते हैं, just for the risk avoidance, there is another fact to it which I'll just show you in the next slide,
that not just the risk avoidance is there. अगर ESG को कोई integrate कर रहा है अपने business model में, it's not that कि वो सिर्फ risk को mitigate कर रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं. There's a very positive impact also on the companies. Because जितनी भी ESG focused companies होती हैं, they get a very quick access to the approval in domestic and foreign markets, which actually add to their top line. And जितनी भी strong ESG companies हैं जो business model में include करती हैं, they lead to a very effective utilization of resources, which actually brings down the cost reduction also. Of course, अगर वो governance पे they are very strong, तो reduce regulatory risk भी उनके बहुत कम होते हैं. And employee productivity is one which is again a very prime important under the social factor, because जितना उनका employee के साथ relationship अच्छा है, जितना they are thinking more about the human resources, it actually uplifts the productivity also in the organization of that particular company. And plus the investment and asset optimization is of course. So ये जितने भी factors हैं, if they are integrated, what the companies are doing, it actually leads to a sustainable growth in the business model with a lower business risk. So now I'll just talk about our product, which is Mirae Asset Sector Leader Index. As I said, it is very close to our heart because and as Umesh mentioned, you know, कि जितने भी ETF हैं वो underlying index को replicate करते हैं. So this product, our product, replicates the index, which is Nifty 100 ESG Sector Leader Index. And why it is very exclusive, why I'm saying, because this is the third index on NSE that we have launched in collaboration with NSE, जो कि बिल्कुल latest and robust methodology पे create किया गया है. So we already NSE पे दो पुराने ESG theme के ऊपर दो indexes थे, but this is the third one that we have just recently in collaboration with NSE we have launched this index. Also, इसका जो parent index है of Nifty 100 ESG Sector Leader Index का is the Nifty 100 index. In that index of 100 large cap stocks, there are certain filtrations basis on the ESG methodology which is there of this index, जिसके basis पे कुछ stocks and companies को exclude किया जाता है. So the very first filter is that जितनी भी companies जिनका severe ESG या poor ESG score है, उनको exclude किया जाता है. सेकेंड, जितनी भी कंपनीज या स्टॉक्स हैं जो ग्लोबली ग्लोबली जिनको कंपेयर किया जाता है, हमारी अपनी जो स्टॉक्स या कंपनीज हैं, दे आर कंपेयर टू दी ग्लोबल सब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑल्सो, एंड बेसिस दैट जो उनका स्कोरिंग होता है, जिनका वर्स्ट स्कोरिंग होता है या लो स्कोरिंग होता है, उनको एक्सक्लूड किया जाता है. थर्ड, any company which is having any high or severe controversy is excluded from this index. And fourth, that all the companies who are involved into alcohol, tobacco and controversial weapons are excluded. So basically, ये चार filters होते हैं जिसके basis पे out of 100 Nifty 100 stocks filtration किया जाता है और stocks को select किया जाता है. And one very important part is that जितनी भी ESG scoring दी जाती है इन companies को इन parameters पे, it is given by Sustainalytics, which is a leading global ESG research provider. I mean, जितना भी ESG research है, and Sustainalytics is actually a specialist in giving you ESG research across the globe. They have more than 400 specialists जो कि सिर्फ ESG की scoring और research की जाती है सारी companies के ऊपर across the globe. So जितनी भी ESG research है या जितना भी scoring दिया जाता है, that is done by Sustainalytics. And basis that out of 100 stocks, यहाँ पे stocks जो है select किए जाते हैं. So the stocks form the remaining stocks after all the exclusion part forms the part of Nifty 100 after the exclusion, and lower the score, better is the score. This is how the scoring is done. And उसके बाद हर इंडस्ट्री में जितने भी स्टॉक्स फिल्टर करके लिए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें से भी टॉप 75% स्टॉक्स आर सिलेक्टेड. जितने लास्ट के 25 है, we eliminate that as well, I mean in the index. So which shows and which is actually true to the label, because जितने भी सेक्टर हैं उसके जो लीडर्स होंगे टॉप 75, only those stocks would be included into this index. And hence this our ESG Sector Leader Index indicates the index which is by the name of Nifty 100 ESG Sector Index. This is how the index is constructed and which is the USP of this particular fund. Because this is on the most latest methodology. It's a robust new methodology, results in creation of portfolio of companies having superior ESG performance and no major controversies and no questionable business also.
Now, how this ESG theme comes into the performance, आपको ultimately performance किस तरह की मिल रही है, that's also very important. And this you can see that, we have compared 3 indexes of Nifty 100 ESG sector leader index, Nifty 100 and Nifty 50. Over all the horizon, if you'll see in 5 years also, Nifty 100 ESG sector leader index has performed better than Nifty 100 and Nifty 50 also. And so you can see in 1 year performance as well. And that too with a lower volatility. In the second table that you can see in all the horizons for last 1 year, 3 and 5 year, Nifty 100 ESG sector leader has outperformed Nifty 100 and Nifty 50 with a lower volatility. Lower volatility इसलिए because all the companies जिसकी वजह से there could be any risk or any controversy which can actually maybe drift the returns of the index are already excluded from the index. And we also shown the calendar year performance as well of Nifty 100 ESG sector leader index as compared to Nifty 50 and 100, where again it is far better placed in terms of returns in calendar year also. And in fact, out of 10 calendar years, 5 बार Nifty 100 ESG sector leader index ने better performance दी है as compared to Nifty 50 as well. Also, this slide shows the allocation in line with the broad-based indices कि जितने भी sectors हैं उसके अंदर किस तरह का इसका percentage रहती है. That you can clearly see that ESG sector leader index also has the similar kind of sector performance, sector allocation also as compared to Nifty 100 and Nifty 50 as well. तो जितने भी stock weights हैं, they are capped at 10% on a semi-annual basis. Currently जो index है उसका weightage is little less towards the financial sector as compared to Nifty 50, but it is little tilted towards the IT sector and consumer goods. So that's how is the representation of all these sectors in this particular index. Also, just to summarize what is ESG, again, just to summarize that it states environmental, social, and governance, and companies incorporating all these 3 parameters in practices in their business model actually bring down the lower business risk and better resource management and a better brand image and higher sustainable growth. So as I said, this is the third index, which is the latest one, जिसको हमारी scheme replicate करती है. So it is a more true to the label and more ESG focused portfolio. And moreover, as I just shared in the last slide, that how Nifty 100 has actually outperformed Nifty 50 with a lower volatility. On the expense also, the expense ratio is only 33 basis point. I mean, I'm sure बहुत सारे ESG active mutual fund scheme market में सुने होंगे, and जिनका expense ratio is on an average is close to 2.5% in the market. But vis-a-vis, you can get the same exposure, the kind in the more true to the label portfolio on a very lower cost as compared to an active mutual fund scheme in the market. So this is what is there. I mean, again, we are listed with NSE and BSE for ESG. So before coming to the next product that we have, which we have recently launched in the month of April, which is an international offering, I would just like to take you through with 3 important factors why हमें इंडिया के बाहर beyond भी अपने investments को देखना चाहिए, which is a very prime important, because generally क्या होता है, we are more familiar with our own stocks, own companies and economy, so we generally tend to overlook the positive side the other countries have. For example, India जो है, we are more on the financial sector and consumer staple businesses. US को अगर आप देखेंगे, they are more focused and more developed in terms of technology. Russia and अगर आप South Arab में अगर आप देखेंगे, their economy is more concentrated and linked with their crude oil prices and hydrocarbon. So there are many other factors जहाँ पे हर country के अंदर there are certain factors who actually reflects and affect their equity market. So we have just taken this data of last 10 years and जहाँ पे हमने दिखाया कि in every calendar year there is no one country which has been performing consistently. Every year there is one country who's performing better in terms of their equity performance. Like in 2011 it was USA, then 2012 it was India. So it's not that India has been consistently performing very well across the geographies. So it's very important to capture that essence of the equity returns also, which is there, which is the other countries are also giving across the geographies. Second and very important factor is the currency INR depreciation. I mean, as you know that historically INR has always depreciated as against USD and Euro also in long term. So just to give you a perspective and just to give you an example with this graph on the left hand side, कि अगर 2008 में किसी ने यूएस की किसी स्टॉक में या सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया होता एंड अज्यूमिंग कि इतने सालों के अंदर उस सिक्योरिटी की कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है, वो जनरली नहीं होता है, बट इफ अज्यूमिंग कि कोई प्राइस चेंज नहीं हुआ है, दैट
person would have earned a return of 3.48% just by the movement of the INR depreciation. So you can imagine any investment done in US and combined with the INR depreciation add to the return. So when INR depreciates, we know the value of foreign assets increases and vice versa. Also, the third and very important is the correlation, that how our economy is, correlated with the other global equity markets across the globe. And with this, you can see that we have the least correlation with USA, which again makes a very strong point कि हम लोग lower the correlation can lead to diversification of country risk also. So these three factors just to see beyond the Indian and markets and to diversify your investment. Second, the addition of the INR depreciation to your returns, and of course the third is the lower correlation with US, which makes a very strong point. Look at international investments as well. So yeah, this is, as I said, that we have recently launched this very interesting product, which is Mirae Asset NYSE FANG Plus ETF. FANG भी एक ऐसा नाम है जो हम बहुत टाइम से, काफी फैंसी नाम है, हम लोग बहुत टाइम से we've been hearing in the market. And by FANG we mean Facebook, Amazon, Netflix and Google. And since it's a FANG plus index, so we have another 5 stocks in the index, which is Tesla, Twitter, Baidu, Alibaba and Nvidia. So it's a total 10 stock index equal weighted, which is already listed on NYSE exchange in USA, and this index was created in 2017. So ये FANG Plus का जो index है, it's already there listed on NYSE stock exchange. And I said कि it consists of 10 very high growth technology stocks and consumer discretionary stocks. And as we know, I mean, ये जो already मैंने नाम लिए, they are already a part of our lifestyle these days. I mean, if you talk about Facebook, Twitter or Amazon, they're already a part of our lifestyles, and they have been the serial innovators. ये FANG Plus के अंदर क्यों इन्हीं stocks को लिया गया है? Because they have been serial innovators in the past also and disruptors also. And इन्हीं को क्यों select किया गया vis-a-vis other technology stocks also which are there in US? Because the kind of amount ये company spend करती हैं अपने R&D पे, and which actually translates into their sales growth also, which we can see in the numbers also. And apart from that, the kind of acquisition and investment they do in lot many companies is commendable. I mean, anybody taking exposure in only these 10 stocks, कोई भी 10 stock में exposure जो ले रहा है, you are actually investing into thousands of businesses across the globe. So as I said, जो 10 stock का index है, which is already listed on NYSE exchange in US, इसका total market cap is to the tune of 7.7 trillion, which is huge. I mean, अगर आप 7.7 trillion की बात करते हैं, तो this could have been the third largest country in terms of GDP. In 10 stocks का जो revenue है, which is close to 1.09 trillion, is the 3x of Indian government total receipt for the year 2019 and 20. And the net income also, if you will see, it actually exceeds the combined net income of all Indian equities. So FANG Plus stocks aim to actually capture the growth and scale across the multiple parameters. So in terms of returns also, since as I said that this was created in 2017, so we have the entire backtested data available for 2014. And since inception, if you will see that NYSE FANG Plus index has given or performed better than NASDAQ 100. So why we have compared this with NASDAQ 100? Because again, NASDAQ 100 is the international US index, which is a more diversified one. जिसके अंदर they have more of technology stocks and consumer discretionary as financial sector as well. So this comparison, as compared to NASDAQ 100, NYSE FANG Plus has performed better as compared to NASDAQ 100 also, Nifty 50 index also, and with a better return to risk ratio. So return to risk ratio is like for every जो 1 rupee आप खर्च कर रहे हैं उस पे आपको कितना return मिल रहा है. In terms of that also, NYSE FANG Plus index has better performed as compared to NASDAQ 100, which is at the ratio of 1:2. And this you can see across all the horizons how NYSE FANG Plus index has performed better as compared to other two indexes. Also, the weight of all these stocks keep changing. जैसे अगर आप Baidu, Twitter, Alphabet, Netflix, Nvidia, Apple, इन सबका weightage देखेंगे, it is little different because as I said, it's a 10 stock equal weighted index, but क्योंकि इसका जो rebalancing है ये every quarter होता है. So due to the price movement of these stocks, जो weightages होते हैं, they generally gets drift between the two rebalancing quarters. But at the end of every quarter, again जो इनके जो weightages हैं of these stocks, उनको 10% किया जाता है. So it's a 10 stock equal weighted, more focused, index on the high growth technology stocks and consumer discretionary stocks. So as I said, it is periodical rebalancing every quarter.
So just to summarize, it's a focused and equal weighted exposure in innovative high growth technology, internet and media stocks, and provides a venue to benefit from the INR depreciation also, which is again a very important point, and has delivered a better returns and risk adjusted returns as compared to Nifty 50 and Nasdaq 100 also. And on the expense, which is again a very important part, that the expense ratio is only 33 basis point. So as an individual investor also, अगर आप internationally कोई exposure लेना चाहते हैं, if you want to buy one stock of Facebook, you have to shell out a lot of money, or you have to go through LRS route and whatnot. But this ETF, which is NYSE Mera Asset NYSE Bank Plus ETF on an expense ratio of 33 basis point, आपको पूरा exposure मिल सकता है to all these 10 stocks, which has been performing very well in the past also, and being the serial innovators and disruptors also, we know that they'll be doing well in future as well. So that's how it is, and we are again listed on NYSE BSE, and MAFANG is the symbol of Mera Asset Bank Plus Index on NSE. So this is pretty much from my side. Thank you, and if you have any questions, we'll be happy to take that. Thank you so much, मनीषा मैम. बहुत ही अच्छे तरीके से आपने सारे ETFs एक्सप्लेन किए हैं. उमेश सर ने पहले अपने को कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया ETF का, एंड इसके बाद आपने हमारे सारे ETFs को एक्सप्लेन किया. तो बहुत ही हेल्प मिलेगी हमारे व्यूअर्स को ETFs को समझने में, ETF इंडस्ट्री को समझने में. Beginning with the question, there is a question from a viewer. He wants to know that whenever any inclusion or exclusion is done in Nifty by the SEBI or the exchange, then any disclosure is being provided by the fund manager to the investors. So I think this is not liable for the ETFs, but it would surely be liable for the funds, index funds. Right, Umesh sir or Manisha ma'am? Yeah, but I would like to add few point here. Like as you rightly mentioned, it is not more relevant for ETF, because what ETF happens, ETF is replicating the index. Whenever the rebalancing happen, like in Nifty 50, in case of Nifty 50, every 6 months rebalancing happen. Whenever that rebalancing happens, the fund manager of ETF also will be rebalance their portfolio. And whatever if any stocks going out or coming in, so we also have to rebalance it in the same percentage. So that generally happens on the last day of rebalancing. So that's how it's been done. All right. Thank you so much, Umesh ji. Well, moving ahead with the question round, there is a query that what is going to be the basic difference between the ETFs who are replicating Bank Nifty and upcoming ETF on financial index ETF, Fin Nifty ETF kind of thing? It is basically Bank Nifty. So there are, as I said, for you to launch any ETF, you need a index. So in sometimes you generally have an index. If in sometimes you need to create that index, you need to approach the NSE, BSE or S&P, and you ask them to create that index, and then on basis of that you launch an ETF. So Nifty, Bank Nifty ETF and the banking and financial ETF, the difference would be that in banking financial ETF you will find the insurance companies also, and maybe some of the NBFCs also, where in Bank Nifty you won't find the asset management companies and or the insurance companies. So it'll be like a kind of a theme, rather than making it a sector. We are trying to make it a theme where entire financial sector will be part of it. All right, this would surely help our viewer to understand his query. Sir, are there any further plans to go ahead with those kind of indices where we are not having any ETFs in the industry? Like if we'll be talking about metal index and these kind of indexes where we don't have any kind of ETF. So I think very good question. So what happens now, said since 2014 only we have started getting some flows on ETF side, and people are now evolving and understanding the ETF part. Similarly, the same thing is happening with the regulator also. So regulator also trying to understand and approving more and more ideas. Like as of now, as we speak, we are not allowed to come out on ETF on commodities, though SEBI is now exploring to launch something on maybe to allow us to launch something on silver. But right now the ETF on commodity can be launched in only gold. But maybe going ahead, you will see silver, you will see crude oil, you will see any other indices also where regulator will allow, definitely will launch. But from a Mera Asset perspective, as I told you that we have been present globally since 2006, and we have been having a good expertise in launching innovative products. So what we would like to do, we would like to
replicate those ideas in India rather than focusing more on Me Too products. Like Fang is something which is first of its kind. You will see few more products those are first of its kind and will be launched in India by us. Maybe something on electric vehicle, maybe something on telemedicine. We don't know, but that's we are exploring. Going ahead, you will see more and more innovative products coming out from our side also. So the idea is to give you more innovation, which used to be there on mutual fund side, but after this SEBI categorization happened, now there are 14 categories, only 14 type of products can come. But in mutual fund, that's not the case. You can come out as many innovative products as you can. So that's what we are trying to explore, and definitely you will see either from our side or maybe some other ETF player side, the more and more innovative products will be launched. Right, right. But sir, if we keep aside the silver thing, then we can replicate metal index. This would be having all the metal kind of things, the metal index of Nifty. Yeah, so what happens, Shivendra, actually, basically, right now where we are trying to educate investors to look at ETFs. Like, and whenever any investor wants to, anybody wants to start an investment journey, we generally tell him that you start your journey with large cap or maybe more simple product to at least understand the process and all. Once you are pro, then you can come out or you can launch. Like in USA, there are very unique products. Like in Canada, there is an ETF on marijuana. In India, you can say legal. But I mean, more and more innovative products you will see globally. But in India, since we are at a very nascent stage, going ahead, we might see more and more innovative products coming out. So that is why I think people are not trying to complicate it much. AMCs, they are trying to come out with a basic products first, and maybe then going ahead we may take it up. Indeed, sir. And there is another question, and I believe this question would well be assisted by us, that if anybody can plan to invest into ETFs and can plan for monthly withdrawals or something like that, or monthly investments, so I would surely be informing my viewers that yes, through the mobile trading application or the desktop trading application which we are giving to our clients, they can do a ESIP kind of thing through their application to invest into the ETFs regularly. They can choose the ETF, they can plan their investments, and they can average it out by daily, weekly, or monthly investments. And the very same way, they can even plan to exit from their investments in the accordingly same manner. So I think this would clarify their queries. So Umesh sir, Manisha ma'am, thank you so much for your valuable inputs. I believe we would be surely having much more clientele participation into the ETF investment now ahead, and I would be having high hopes for it. So thank you every viewer for your patience and listening to us, and thank you Umesh sir and Manish sir for your valuable time and inputs. Thank you so much. Thank you, Thank you so everyone. much. Thank you. Thank you. Thank you.